ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 26। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। काव्या के ऐसे रिएक्शन का आदित्य को पहले से ही अंदाजा था। काव्या तेज आवाज में कहती है, जिस काव्या की आप बात कर रहे हैं वो काव्या बहुत पहले ही मर गई, जब माँ पापा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उस वक्त में पहली मौत मरी थी। उसके बाद जब मुझसे दादी भी छिन गई, उस वक्त में दूसरी मौत मरी। अब मैं वो 2 साल पहले की काव्या नहीं रही। उस काव्या ने कभी डरना नहीं सीखा था, लेकिन अभी जो आपके सामने काव्या है वो डरती भी है, घबराती भी है और घुट घुट कर मरती भी है। इतना बोलते हुए काव्या बेड से टिककर बैठे घुटना पर मुंह छुपाकर कहने लगती है, मैं बहुत डरती हूँ, बहुत डरती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपके प्यार पर भरोसा नहीं करती या फिर इस रिश्ते पर भरोसा नहीं करती। मैं आप पर, आपके प्यार पर, अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा करती हूँ, लेकिन जितना भरोसा है उससे भी ज़्यादा डर है। इतना बोलते ही काव्या बिल्कुल चुप हो जाती है। आदित्य ड्रॉर से एक दवाई की डिब्बी निकालता है और काव्या के सामने करते हुए कहता है, अगर इतना ही भरोसा है तो तुम ये पिल्स क्यों लेती हो? काव्या सिर उठाकर सामने देखती है तो एकदम से उसके हाव भाव बदल जाते हैं। वो खुद को संभालते हुए कहती है, ये पिल्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आदित्य ये सुनता है गुस्से से पागल हो जाता है। वो पिल्स की बोतल को फेंक कर गुस्से से काव्या के कंधे पर अपने हाथ कसते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें पता भी है ये पिल्स तुम्हारे ब्रेन को डैमेज कर रही है, और तुम्हें इतना तो पता है ना कि जब ब्रेन काम करना बंद करता है तो क्या होता है? मेंटल डिसऑर्डर। नाम तो सुना होगा तुमने। इस पर काव्या कुछ रिएक्ट नहीं करती, जैसे उसे ये सब के बारे में पहले से पता हो। काव्या को बिल्कुल चुप देखकर आदित्य खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है और काव्या के कंधे से हाथ हटाकर काव्या के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए बहुत नरमी से कहता है, वाइफी, तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? यू नो दैट कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। उसके बावजूद तुम ये पिल्स छुप छुप कर लेती हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। काव्या आदित्य की आंखों में देखते हुए कहती है, मैंने छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बोलते हुए काव्या एकदम से रुककर नजरें नीचे कर लेती है। आदित्य तुरंत कहता है, मुझे पता है, सब गलती मेरी है। अगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता तो तुम ये पिल्स दोबारा नहीं लेती। पर वाइफी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें डर किस बात का लग रहा है। मैंने तो तुम्हें तुम्हारे जिस्म से लेकर रूह तक अपना लिया है। इस पर काव्या कुछ नहीं कहती। आदित्य कुछ देर तक काव्या को देखता है, जो बिल्कुल शांत सी बैठी थी। आदित्य उठता है, कबर्ड से एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आता है, फिर काव्या के सामने बैठकर उसे खोलकर उसमें से कुछ ज्वेलरी के बॉक्स निकालता है। उसे दिखाते हुए आदित्य कहता है, कुछ दिन बाद हमारी शादी सही तरीके से होगी। मैं उस शादी में सारी पुरानी दर्दों को मिटाना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मुझे कैसा फील हो रहा है? जैसे एक नए दूल्हा को शादी के समय फील होता है, उसी तरह से मुझे फील हो रहा है। मैं तुम्हें इन ज्वेलरी में सजकर एक दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। काव्या ज्वेलरी को ना देखकर सिर्फ आदित्य को देख रही थी। वहीं आदित्य अब काव्या को ज्वेलरी दिखाने में बिजी था। काव्या एकदम से सारी ज्वेलरी को हटाकर आदित्य के चेहरे को अपने हाथों में भरकर आंखों में देखने लगती है। आदित्य की आंखों में डर साफ दिख रहा था। काव्या आदित्य की आंखों में देखते हुए कहती है, डॉक्टर ने मेरे मरने की कौन सी डेट बताई है? ये सुनते ही आदित्य की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। काव्या अपने सिर से आदित्य के सिर को जोड़कर आंखें बंद करके कहती है, जिस तरह आप मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद का भी ध्यान भटकाइए। अब मैं आपके सामने हूँ और मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। आदित्य के आंसू अब नीचे गिरने लगते हैं। काव्या खुद से आदित्य को थोड़ा अलग करती है, फिर अपने होठों से आदित्य के आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है। आदित्य काव्या के चेहरे को पकड़कर कहता है, प्लीज़ वाइफी, मुझे छोड़कर मत जाओ। काव्या आदित्य को गले लगा लेती है। आदित्य के गले लगते ही काव्या के छिपे आंसू बहने लगते हैं। किसी भी तरह से खुद को संभालती है, फिर आदित्य से अलग होकर मुस्कुराते हुए कहती है, ये आपने क्या टीवी सीरियल की तरह रोना धोना शुरू कर दिया? कुछ दिन में हमारी शादी है ना, ऐसे रोते रहेंगे तो फिर आंखें लाल हो जाएंगी, फिर फोटोज़ भी अच्छी नहीं आएंगी। इस पर आदित्य भी मुस्कुराते हुए काव्या के माथे को चूमकर कहता है, ठीक है, अब से हम बिल्कुल नहीं रोएंगे। चलो सो जाओ, कल शॉपिंग पर जाना है ना।
काव्या जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है तो आदित्य बेड से उठकर बॉक्स को कबर्ड में रखता है। फिर काव्या से लिपटकर सो जाता है। काव्या भी आदित्य से लिपटकर मुस्कुराते हुए सो जाती है। अगली सुबह स्टडी रूम में आदित्य कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था, तभी ध्रुव अंदर आकर कहता है, आदित्य, त्रिया को किसी ने मार दिया। इस पर आदित्य एक नज़र ध्रुव को देखता है, फिर फाइल को टेबल पर सोफे पर रखकर कहता है, मुझे पता है, कल ही मुझे पता चला। इस पर ध्रुव कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? आदित्य आंखें बंद करके कहता है, जो भी होगा सामने ज़रूर आएगा। अब तक सब लोग मॉल पहुंच चुके थे। मॉल सिंघानियास का ही था, तो आज आउटर की एंट्री रद्द थी। काव्या, श्रेष्ठा, प्रीत, सपना, रूहानी और रोमानी सब लहंगा सिलेक्शन कर रहे थे। तभी प्रीत कहती है, लहंगे के सारे डिज़ाइंस तो ठीक हैं, बट समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लूँ। इस पर काव्या कहती है, मुझे लगता है तुम्हें अर्जुन से सजेशन लेना चाहिए, आखिर उसकी पसंद इतनी अच्छी जो है। प्रीत मुस्कुराते हुए काव्या को देखकर कहती है, अच्छा, और मुझे लगता है तुम्हें आदित्य से सजेशन लेना चाहिए, उसकी चॉइस तो सबसे बेस्ट है। श्रेष्ठा परेशान होकर, मेरा तो ये सब देखकर ही दिमाग खराब हो रहा है। अरे इतना भारी लहंगा कौन पहनता है? बस एक बार पहनी थी तो मेरी हालत पंचर हो गई थी, अब तो पूरे 4 दिनों तक यही पहनना है। श्रेष्ठा का परेशान चेहरा देख सब हंसने लगते हैं। इधर सपना तो वीडियो कॉल से अनुराग से सजेशन ले रही थी। वो बात कर ही रही थी कि काव्या उसके फ़ोन को छीनकर अनुराग से कहती है, ये सही नहीं कर रहे आप, सपना आ गई तो आप मुझे भूल गए। अनुराग, क्या भाभी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप मेरे लिए सबसे पहले हैं। काव्या, हाँ हाँ, वो तो हमें दिख ही रहा है। इतना बोलते ही काव्या सपना को फ़ोन दे देती है। इधर रूहानी एक लहंगा लेकर चेंजिंग रूम में घुसने को होती है, उससे पहले ही उसे कोई अंदर खींच लेता है। रूहानी हड़बड़ा जाती है। रूहानी सामने देखकर हैरानी से, तंश तुम? तनसच रूहानी के बालों को साइड करते हुए, हाँ और कौन होगा? रूहानी घबराते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब बाहर हैं। उसके इतना बोलते ही श्रेष्ठा बाहर से आवाज़ देती है, रूह, क्या तुम अंदर हो? रूहानी अटकते हुए, हाँ भाभी, मैं अंदर हूँ, ट्राई कर रही हूँ। इस पर श्रेष्ठा कहती है, ठीक है जल्दी करो, मुझे भी करना है, मैं बाहर खड़ी हूँ। रूहानी की तो अब हालत ही खराब हो जाती है। वो तनसच को घूरकर कहती है, भाभी बाहर खड़ी हैं, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? और तुम्हें क्या ज़रूरत थी अंदर घुसने की? तनसच बस मुस्कुराते हुए रूहानी को देखता है। रूहानी झल्लाते हुए, यहाँ मैं बुरी फंसी हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। तनसच, रूह इसे स्माइल कहते हैं, ना कि हंसना। रूहानी घूरकर तनसच को देखती है। वहीं श्रेष्ठा 1 घंटे से बाहर इंतज़ार करती रहती है। वो फिर से बोलती है, रूह, और कितना टाइम लगेगा? अंदर से आवाज़ आती है, बस 5 मिनट। श्रेष्ठा खुद से कहती है, तब से 5 मिनट इसके हो ही नहीं रहे हैं। वो इतना ही बोलती है कि कोई इसके हाथ को अचानक से खींच लेता है, जिससे वो सीधे उसके सीने से टकरा जाती है। श्रेष्ठा सिर उठाकर देखती है तो ये ध्रुव था। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी, मैं कुछ हेल्प करूं? श्रेष्ठा जल्दी से ध्रुव का हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर जाते हुए कहती है, कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, अब चलो। इधर रूहानी थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है और सिर बाहर निकालकर हर तरफ देखने लगती है। किसी को सामने ना पाकर वो राहत की सांस लेते हुए तनसच के साथ बाहर निकल जाती है। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं, सामने देखकर रूहानी सिर झुका लेती है। सामने काव्या खड़ी मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी। तनसच कॉल का बहाना करके जल्दी से भाग जाता है। रूहानी भी जल्दी से भाग जाती है। काव्या की हंसी निकल जाती है। वो हंसी रही थी कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। काव्या पीछे मुड़कर देखती है तो ये प्रियंश था। प्रियंश मुस्कुराते हुए, कैसी हैं आप? हमने सुना आपकी तबीयत खराब थी। इस पर काव्या जवाब देती है, बिल्कुल ठीक हूँ। शॉपिंग करते करते रात हो जाती है। सबने सब कुछ एक साथ शॉपिंग कर ली थी। शॉपिंग में सब इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि सीधे कमरे में जाकर सो जाते हैं। वहीं टेरेस पर स्वरा अकेली खड़ी बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वो नंबर देखकर जल्दी से कॉल कट कर लेती है। फिर एक बार कॉल आता है, वो फिर से कॉल कट करके स्विच ऑफ कर देती है। फिर अंधेरे को देखते हुए कहती है, मैं खुद को बचाने के लिए यहाँ रहकर कभी भी दूसरों की जान में खतरा नहीं आने दूंगी। मुझे हर हाल में यहाँ से भागना होगा। इधर रुखसार बेड पर सो रही थी। तभी अचानक से उसे दर्द होने लगता है। वो चिल्ला उठती है और अपने पेट को पकड़कर फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाते ही वो सौरभ को कॉल करती है। कुछ ही देर में सौरभ भागते हुए रुखसार के कमरे में आता है। सौरभ घबराते हुए, क्या हुआ? रुखसार दर्द में, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
रुखसार जोर से चिल्लाती है। सौरभ जल्दी से उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाता है। इसी बीच उसे माया मिलती है तो वो सबको इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। सौरभ कार में बिठाकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए, रुखसार संभालो खुद को, हम पहुंचने वाले हैं। रुखसार अपनी मुट्ठी को कसकर आंखें बंद करके खुद को संभालने लगती है। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सौरभ ने हॉस्पिटल में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था तो जल्दी से उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले जाते हैं। रुखसार के अंदर जाते ही बाहर रेड लाइट जल जाती है। अब तक सब लोग पहुंच चुके थे। सबके चेहरे पर टेंशन था। वहीं अंदर रुखसार के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। इधर काव्या बेड पर आराम से सो रही थी और आदित्य एकटक बस उसे देखे जा रहा था। उसे देखते हुए आदित्य बेड पर टिककर अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसे हॉस्पिटल में डॉक्टर की कही बातें याद आने लगती हैं। फ्लैशबैक। आदित्य चेयर पर बैठा था। सामने डॉक्टर काव्या की रिपोर्ट्स चेक कर रहे थे। कुछ देर तक देखने के बाद डॉक्टर रिपोर्ट को टेबल पर रखकर आदित्य को देखकर कहते हैं, मिस्टर सिंघानिया, हमें आपकी वाइफ काव्या सिंघानिया के हेल्थ के बारे में कुछ डिस्कस करना है। आदित्य बस डॉक्टर को देखते ही इशारा करता है। डॉक्टर, मैं काव्या को कुछ 11 महीनों से जानता हूँ। जब वो यहाँ आई थी उसकी हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे सदमा लगा था। उसने मुझसे कुछ पिल्स लेने के बारे में इन्फॉर्मेशन ली थी जिससे उसके दर्द और डर ख़त्म हो जाए, या यूं कहें कि वो अपने ब्रेन को खुद कंट्रोल करना चाहती थी। मैंने उन्हें ये वार्न भी किया था कि वो पिल्स अगर उनकी आदत बन गई तो उनके लिए ख़तरनाक है, लेकिन इसके बावजूद उसने वो पिल्स ले ली। जिस चीज़ के लिए मैंने मना किया था उसने वही किया। उसे पिल्स की आदत लग गई है। जब भी उससे कोई करीबी दूर जाता है तो वो हद से ज़्यादा पिल्स लेने लगती है। उसकी दादी की जब डेथ हुई तब उसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ती चली गई, लेकिन कुछ दिन बाद उसने पिल्स लेना बंद कर दिया था। वो 27 अगस्त को मेरे पास आई थी। तब उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कुछ 1 महीने बाद उसने फिर से पिल्स लेना शुरू कर दिया और इसी वजह से उसका ब्रेन अब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। मैंने उसे कहा भी था कि अगर उसने पिल्स लेना बंद नहीं किया तो वो ज़्यादा समय तक जी नहीं पाएगी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और लगातार पिल्स लेती रही। अब इसका रिजल्ट ये आया है कि अब कुछ ही महीनों में इसकी डेथ हो सकती है। उसके मरने के 90% चांस हैं और जीने के सिर्फ 10%। ये सुनते ही आदित्य के दिल को धक्का लगता है। जहाँ तक उसे याद है उसने तो कभी काव्या को कोई पिल्स लेते हुए नहीं देखा था। इसके अलावा काव्या हमेशा बिल्कुल नॉर्मल होती थी। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता कि उसे हेल्थ कंडीशन सही नहीं है। और जिस डेट की डॉक्टर बात कर रहे थे उस वक्त आदित्य और काव्या साथ रहा करते थे। उसके 1 महीने बाद ही तो आदित्य ने काव्या को डिवोर्स पेपर्स भेजे थे, जिससे काव्या को सदमा लगा था। इसका मतलब ये था कि काव्या ने उसके बाद से ही वो पिल्स लेने शुरू कर दिए थे। आदित्य कुछ देर सोचने के बाद पूछता है, इस पिल्स को लेने के बाद बिहेवियर में कोई चेंजेस होते हैं? डॉक्टर हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, जब ये पिल्स रिएक्ट करती है तो उस इंसान के बिहेवियर में चेंज होता है। आपने शायद ध्यान दिया हो, जब काव्या किसी दर्द में होती है तो तुरंत ही वो उस दर्द को भूल जाती है और बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करने लगती है। ये सुनते ही आदित्य को काव्या की हर एक हरकत याद आने लगती है जो ये दर्शा रही थी कि काव्या हमेशा ही पिल्स लिया करती थी। ये सब समझते ही आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। डॉक्टर आदित्य को देखते हुए फिर कहते हैं, वैसे तो बचने के चांसेस कम हैं, लेकिन आप इसके चांसेस बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो काव्या को पिल्स लेने से रोकना होगा और उसे ये एहसास दिलाइए कि उसका जो डर है वो बिना मतलब का डर है। मेरे हिसाब से तो काव्या आपसे दूर होने से डरती है, तो आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे उसे ये लग जाए कि उससे आपको कोई छीन नहीं सकता। काव्या को ये भी पता है कि वो मरने वाली है, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि उसके जीने के भी चांसेस हैं। और मैं यही बोलूँगा कि आप भी उसे ये ना बताएं, बल्कि उसके सामने ऐसा दिखाइए कि जैसे वो 100% मरने वाली है, वरना वो फिर से लापरवाही करेगी और अगर ऐसा हुआ तो हम कभी उसे बचा नहीं पाएंगे। फ्लैशबैक एंड। आदित्य ये सब सोचते हुए फिर एक बार काव्या को देखने लगता है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। आदित्य बेड से उठकर फ़ोन को रिसीव करके बैल्कनी की तरफ चला जाता है। कुछ मिनट बाद काव्या नींद में ही बेड पर हाथ से आदित्य को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन हर तरफ हाथ फेरने पर भी उसे आदित्य कहीं नहीं मिलता।
काव्या झट से अपनी आंखें खोलती है और आदित्य को जोर जोर से आवाज़ देते हुए बुलाकर उठकर खड़ी हो जाती है। आदित्य जल्दी से बैल्कनी से अंदर आता है तो काव्या झट से आदित्य से लिपट कर कहती है, आप मुझे छोड़कर क्यों जाते हैं? आदित्य काव्या के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूँ। अब काव्या शांति से आदित्य के गले लगी रहती है। आदित्य काव्या से, वाइफी रुखसार को बेबी हुआ है, हमें जाना होगा। काव्या जैसे ही ये सुनती है झट से आदित्य से अलग होकर खुशी से कहती है, तो चलिए, आप किसका इंतजार कर रहे हैं, चलिए जल्दी। बोलते हुए काव्या आदित्य को खींचते हुए लेकर जाने लगती है। हॉस्पिटल में रुखसार बेड पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। सौरभ रुखसार के सामने ही बैठा था। सभी एक एक करके बेबी को गोद में उठा रहे थे। वहीं सबको ऐसा करते देख रुखसार के होठों से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। रूमानी बेबी को गोद में लेकर खुशी से कहती है, देखा रुखसा, मैंने कहा था ना, बेबी बॉय ही होगा। इतना बोलते हुए रूमानी बेबी की नाक पर अपनी नाक से टच करती है। रुखसार मुस्कुराते हुए बस हाँ में सिर हिला देती है। बेबी बिल्कुल शांत सा रूमानी को देख रहा था। तभी बाहर से नाराजगी भरी आवाज़ आती है, पहले मुझे बेबी को देखना था। सब आवाज़ की तरफ देखते हैं जहाँ काव्या खड़ी थी। काव्या रूमानी के हाथ में बेबी को देख जल्दी से उसके पास जाती है और उसे गोद में ले लेती है। बेबी को गोद में लेते ही काव्या के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। काव्या बेबी से बातें करते हुए, बेबी मैं आपकी आंटी हूँ और आपको सिर्फ मेरे पास रहना है, समझे आप? काव्या की बातें सुनकर बेबी मुस्कुराने लगता है। ये देखकर काव्या हंसते हुए, रुखसार, मुझे लगता है इन्हें हमारी बात बहुत पसंद आ गई। काव्या रुखसार के पास जाकर उसे बेबी दे देती है। बेबी को छूते ही रुखसार की आंखों में खुशी के आंसू दिखने लगते हैं। वहीं बेबी एकटक रुखसार को देख रहा था। कुछ देर में सब बाहर चले जाते हैं। कमरे में सिर्फ रुखसार और सौरभ होते हैं। सौरभ ने जब से बेबी को देखा था उसने एक शब्द भी नहीं बोला था, लेकिन सबके जाते ही सौरभ सीधे रुखसार के गले लग जाता है। रुखसार असमंजस में रह जाती है। सौरभ रुखसार से अलग होकर चेहरे को थामते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। वहीं बेबी सौरभ को देख मुस्कुराने लगता है। रुखसार बस मुस्कुराते हुए सौरभ और बेबी को देख रही थी। सौरभ बेबी को हाथ में उठाता है और बड़े प्यार से उसके माथे को चूम लेता है। उसके साथ ही रुखसार के माथे पर भी चूम लेता है। हॉस्पिटल में बस सौरभ और विशाखा रुक जाते हैं। उसके बाद बाकी सब विला चले जाते हैं। काव्या आदित्य का हाथ पकड़कर बात करते हुए आती है, आपने ही तो नहीं देखा रुखसार का बेबी कितना क्यूट है। फिर अचानक से, मिस्टर हस्बैंड, क्या हमारा भी बेबी ऐसे ही क्यूट होगा? बोलते हुए काव्या बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अचानक से उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। यह आदित्य को भी दिखता है। काव्या सीधे जाकर आदित्य के गले लग जाती है। रात के करीब 2 बजे काव्या अपनी आंखें खोलती है। आंख खुलते ही वो आदित्य को देखती है जो उसे पकड़कर सुकून से सो रहा था। काव्या अपनी कमर से आदित्य के हाथ को हटाती है और बेड से उठकर कबर्ड की तरफ जाती है। वहीं काव्या के उठते ही आदित्य आंखें खोलता है और काव्या को देखने लगता है। काव्या कबर्ड से वही पिल्स निकालती है। फिर उसमें से कुछ गोलियां निकालकर मुंह में डालने को होती है कि वो एकदम से रुक जाती है। वो आदित्य की तरफ मुड़कर देखती है जो अब तक सो रहा था। काव्या आदित्य को देखकर फिर पिल्स को देखती है। वो तुरंत ही पिल्स को अंदर रखकर कबर्ड से बहुत सारे पिल्स की बॉटल्स निकालती है और सीधे वॉशरूम चली जाती है। उसके जाते ही आदित्य भी उठकर उसके पीछे जाता है। आदित्य दरवाज़ा खोलकर देखता है तो काव्या सारे पिल्स को टॉयलेट सीट में डाल रही थी। सब पिल्स को डालकर वो बॉटल्स सबको डस्टबिन में फेंक देती है। इतना करते ही वो वॉशरूम से निकलने लगती है। आदित्य जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। काव्या भी आती है और आदित्य से फिर से लिपटकर आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही पलों में वो आंखें खोलती है, फिर आदित्य के चेहरे को छूने लगती है। चेहरे को छूते हुए वो धीरे से कहती है, मुझे मरने का डर नहीं है, डर है तो बस आपसे दूर जाने का। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी ज़िंदगी बस कुछ ही पल आपके साथ होगी, लेकिन मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मैं खुद को मिटने नहीं दूंगी। मैं जीऊँगी, आपके लिए जीऊँगी। अगली सुबह आज सगाई थी तो सभी तैयारी में लगे हुए थे। इसके साथ ही रुखसार का डिस्चार्ज भी हो चुका था और वो वापस आ रही थी। काव्या ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने गीले बालों को सुखा रही थी। तभी आदित्य काव्या की कमर से होते हुए पेट पर हाथ रखता है। काव्या आईने से आदित्य को देखने लगती है। आदित्य अपनी चिन को काव्या के कंधे पर रखकर आईने में काव्या को देखते हुए कहता है, वाइफी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ मुड़कर अपने हाथ को आदित्य के गले में लपेट देती है। आदित्य काव्या को कमर से पकड़ लेता है। काव्या कहती है, आपको पता है ना, आज हम सबकी इंगेजमेंट है। अगर आपने 1 मिनट भी लेट किया तो फिर मैं शादी में आपको पूरे 1 दिन तक वेट कराऊंगी, समझे आप? आदित्य काव्या की ओर खींचकर काव्या की नाक को खुद की नाक से टच करते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही धमकी देने लगी हो? काव्या, एक ही तो हस्बैंड है मेरा, अब उस पर इतना हक जमाना तो बनता है। बोलते हुए काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, चाहत इस कदर बढ़ने लगी है कि तुम्हारे जीने के साथ ही जीना मंजूर है हमें। अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। तुमसे जुदा होना मेरे आलम में नहीं, खुद को मिटाकर भी बस तुम्हारे साथ रहने की चाह है। काव्या एकटक आदित्य को देखती रहती है। आदित्य, अगर डर है तो सिर्फ तुम्हें खोने से। अगर तुम्हें गलती से खो दिया तो मौत से भी बदतर जिंदगी हो जाएगी मेरी। लेकिन मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हारे बिना जी पाऊँ। जिस वक्त वो पल आएगा जो तुम्हें मुझसे छीन ले, उसी वक्त तुम्हारे हाथ पर अपना हाथ थामे मैं आखिरी सांस ले रहा होऊंगा। आदित्य की ऐसी बातें सुनकर काव्या आगे बढ़कर आदित्य के माथे पर किस करती है और उसके दोनों गालों पर किस करती है, फिर उसके होठों को किस करने लगती है। आदित्य आंखें बंद करके काव्या की किस में साथ देने लगता है। आदित्य और काव्या एक दूसरे को पैशनेटली और डीपली किस कर रहे थे। आदित्य का एक हाथ काव्या के पीछे से गर्दन पर था और दूसरे हाथ से वो काव्या की कमर को कसकर पकड़े हुए था। वहीं काव्या के दोनों हाथ अब भी आदित्य के गले से लिपटे हुए थे। आधे घंटे बाद दोनों एक दूसरे के होठों को छोड़कर एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। बहुत देर तक देखते रहने के बाद आदित्य काव्या के माथे पर किस करके कहता है, अपना ख्याल रखना वाइफी। इतना बोलते ही वो काव्या से दूर होकर चला जाता है। काव्या बस उसे जाता हुआ देखती रहती है। आदित्य के जाते ही काव्या आईने के सामने खड़ी होकर कहती है, ये जिंदगी कुछ पल सही, लेकिन आपके दर्द को देखना हमसे नहीं सहा जा रहा। मुझे मेरे अंदर के दर्द और डर का थोड़ा भी असर आप पर पड़ने नहीं देना था। मैं गलत कर रही हूँ। मुझे आपको दर्द नहीं देना, बस खुशियाँ देनी है। इधर रुखसार के विला पहुँचते ही बेबी का वेलकम बहुत अच्छे से होता है। रूहानी और रूमानी तो बस बेबी को गोद में लेने के लिए झगड़ रही थी। वहीं दोनों को ऐसे देख बेबी खुश हो रहा था। विशाखा रुखसार को नाश्ते के साथ कुछ फ्रूट्स और दूध देती है। रुखसार मुंह बनाकर, बड़ी माँ आपको पता है मुझे दूध नहीं पसंद, फिर भी आप। विशाखा बीच में ही रुखसार को घूरकर, अपना ये नाटक बंद कीजिए और चुपचाप पी लीजिए। बच्चे के लिए ये सब ज़रूरी है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, पीना तो पड़ेगा। रुखसार बुरा सा मुंह बनाकर दूध पीने लगती है। शाम की सौगात में पूरा सिंघानिया विला सजा हुआ अपने नूर को बिखेर रहा था। एक साथ परिवारों के जुड़ने की खुशी और नए रिश्तों के बनाने की खुशी में शहर के बहुत ही नामी लोगों को बुलाया गया था। गेस्ट के रूप में सभी बिजनेसमैन मौजूद थे। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी। आदित्य और ध्रुव दोनों के ही सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए थे। अर्जुन तैयार होकर बस दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। इसके अलावा अनुराग की भी वही हालत थी, वो भी दरवाजे पर ही नज़र गड़ाए हुए था। दोनों को देख रूमानी खांसने लगती है, लेकिन दोनों ही उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। रूमानी दोनों के आगे खड़ी होकर, हद है, मैं आप दोनों को कब से देख रही हूँ, दोनों नजरें गड़ाए खड़े हो, अब क्या हमारी वैल्यू खत्म हो गई? अनुराग हंसते हुए, रूमा पहले ये तो बताओ कि तुम्हारी वैल्यू पहले कब थी? ये सुनते ही रूमानी चिढ़ जाती है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अनुराग दरवाजे पर इशारा करते हुए, देखो तुम्हारी दीदी का देवर आ गया, जाओ और उसका दिमाग चाटो, आज हमें बख्श दो। बोलते हुए अनुराग रूमानी के सामने हाथ जोड़ लेता है। वहीं रूमानी दरवाजे की तरफ देखती है जहां तनसज के साथ वंशज और उसकी मम्मी पापा आ गए थे। वंशज अचानक से रूमानी की तरफ देखता है तो रूमानी उससे नजरें हटाकर बुरा सा मुंह बना लेती है। वंशज अनुराग और अर्जुन के पास जाता है और रूमानी को देख, मुझे समझ नहीं आता लोग इतना कड़वा खाते ही क्यों है कि उनके चेहरे से ही कड़वाहट दिखने लगे। रूमानी चिढ़ते हुए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो। अर्जुन और अनुराग वहां से साइड होकर निकल जाते हैं। वंशज मुस्कुराते हुए, तुम्हारे पीछे मैं क्यों पड़ूंगा, और वैसे भी कोई पागल ही होगा जो तुम्हारे पीछे पड़ेगा। इस पर रूमानी वंशज को घूरते हुए वहां से चली जाती है। इंतजार हो ही रहा था कि दरवाजे पर राठौर परिवार आ जाता है। उनके आते ही सबकी नज़र बस प्रीत पर टिक जाती है। ब्लू कलर की गाउन,
बालों को बन बनाए और हल्के मेकअप में प्रीत की खूबसूरती कहर ढा रही थी। अर्जुन की नज़र तो उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। पृथ्वीराज और विशाखा उनका स्वागत करते हैं। प्रीत की नज़रें अर्जुन को खोजने लगती हैं। वो नज़रें घुमा ही रही थी कि उसकी नज़र सीधे अर्जुन पर पड़ती है। अर्जुन को देखते ही प्रीत के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अर्जुन भी प्रीत को देखते हुए मुस्कुराने लगता है। राठौर परिवार के आने के बाद वहाँ दत्ता परिवार भी पहुँच जाता है। आज थीम ब्लू थी तो सपना ने भी ब्लू कलर की गाउन पहनी थी जो उस पर बहुत ज़्यादा जच रही थी। उनका स्वागत होते ही अनु सीधा सपना को खींचते हुए अनुराग के पास ले जाती है। अनुराग अनु को गोद में उठा लेता है। सपना वहाँ से जाने को होती है कि अनुराग उसे जल्दी से कमर से पकड़ लेता है। सपना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं क्योंकि थीम के हिसाब से लाइट डिम थी तो कोई भी उन्हें अच्छे से नहीं देख पा रहा था। सपना सिर उठाकर अनुराग को देखती है तो अनुराग उसे और ज़्यादा करीब खींच लेता है। सपना हर तरफ देखते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, हमें कोई देख लेगा। अनुराग सपना को देखते हुए, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। सपना बेचारा सा मुंह बनाकर अनुराग को देखने लगती है तो अनुराग और अनु हंसने लगते हैं। अनु हंसते हुए, मम्मा आप ऐसे बहुत स्वीट लग रही हो। दोनों को हंसते देख सपना दोनों को घूरने लगती है। स्वरा ने जो ड्रेस पहनी थी उसकी जिप खुल जाती है जिसे वो कोने में जाकर लगातार लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था। तभी उसके सामने रूहान आ जाता है। रूहान को देखकर स्वरा जल्दी से उसकी तरफ पीठ करके खड़ी होकर कहती है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं कब से इसे लगाने का ट्राई कर रही हूँ। रूहान जैसे ही स्वरा की खुली पीठ देखता है झट से अपनी आंखें बंद कर लेता है। रूहान चुपचाप वहाँ आंखें बंद करके खड़ा रहता है। बहुत देर तक जब रूहान कुछ नहीं करता तो स्वरा मुड़कर देखती है। उसे आंखें बंद करके खड़ा देख स्वरा चिढ़ते हुए, आंखें क्यों बंद की हैं तुमने? मैंने जिप लगाने के लिए बोला है। इसके इतना बोलते ही रूहान झटके से आंख खोलकर स्वरा का हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। उसके खींचते ही स्वरा सीधे रूहान के गले लग जाती है। स्वरा पीछे होने को होती है कि रूहान कहता है, चुपचाप खड़ी रहो। रूहान स्वरा को गले लगाए हुए उसकी जिप को लगाने लगता है। जिप लगाते वक्त रूहान का हाथ स्वरा की पीठ पर टच हो जाता है जिससे स्वरा को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा लेकिन रूहान का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। जिप बंद होते ही रूहान झटके से स्वरा से अलग होकर वहाँ से चला जाता है। स्वरा उसे मुंह बनाए देखती रहती है। इधर ध्रुव और श्रेष्ठा के कमरे में श्रेष्ठा की सिसकियाँ गूंज रही थी और ध्रुव की सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी। ध्रुव श्रेष्ठा को प्यार करने में डूबा हुआ था और श्रेष्ठा उसके प्यार में पिघलती जा रही थी। श्रेष्ठा का पार्टी गाउन फर्श पर पड़ा हुआ था और दोनों के बदन पे कोई कपड़े नहीं थे, बस एक सफ़ेद चादर में दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे थे। श्रेष्ठा सिसकियाँ लेते हुए, ध्रुव तुम भूल गए आज हमारी इंगेजमेंट है, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ध्रुव अपनी स्पीड बढ़ाते हुए, बस कुछ देर और बेबी। श्रेष्ठा कसकर ध्रुव को पकड़कर आहें भरने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को प्यार करते हुए डूबा ही था कि दरवाजे पर नॉक होता है। नॉक की आवाज़ सुनकर भी ध्रुव लगातार बस श्रेष्ठा को प्यार करने लगता है। तभी फिर से नॉक होता है। बहुत देर तक नॉक होने पर ध्रुव इरिटेट होकर रुक जाता है। श्रेष्ठा उसे देख हंसने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा से अलग होकर एक टॉवल लपेटकर दरवाज़ा थोड़ा सा खोलता है तो एक सर्वेंट बाहर खड़ी कहती है, बड़ी मैम ने आप दोनों को जल्दी आने के लिए कहा है। ध्रुव हाँ बोलकर दरवाज़ा बंद करता है। ध्रुव पीछे मुड़कर देखता है तो जहाँ श्रेष्ठा चादर से लिपटी उसे ही घूर कर देख रही थी। श्रेष्ठा, तुम हफ्सी इंसान, मैं अच्छी खासी रेडी हुई थी, सब तुमने बिगाड़ दिया, ऊपर से मेरी ड्रेस को भी फाड़ दिया। ध्रुव मुस्कुराते हुए श्रेष्ठा के पास जाकर, क्या करूं बेबी, तुम इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और ये ड्रेस जल्दी खुल भी नहीं रही थी तो मुझे फाड़ना पड़ा। श्रेष्ठा बस उसे घूर कर देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को उठाकर वॉशरूम चला जाता है। कुछ ही देर में दोनों रेडी होकर बाहर चले जाते हैं। काव्या मायूसी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। सब लोग रेडी थे लेकिन अब तक आदित्य नहीं आया था। काव्या को अंदर ही अंदर आदित्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लाइट्स ऑफ होते ही लोगों की बातों की आवाज़ तेज़ हो जाती है। लाइट की चेकिंग हो ही रही थी कि अचानक एक धुन के साथ फोकस लाइट स्टेज पर चली जाती है। सबकी नज़र उस तरफ चली जाती है। स्टेज पर आदित्य चेयर पर बैठा गिटार लिए धुन बजा रहा था। सभी उसे देख शॉक्ड हो जाते हैं। आदित्य की नज़रें झुकाए हुए गाने लगता है, करता नहीं क्यों तू मुझ पर यकीन, क्यों मेरे दिल की तू सुनता नहीं, तेरे बगैर कितना तन्हा सा हूँ, आलम ये दिल का तू समझे कभी, है पता ये तुझे, ना जी सकूँगा बिन तेरे, फिर भी क्यों मुझसे जुदा।
तू ही है, तू ही तो है मेरा जुनून, तू ही तो है दिल का सुकून, तू ही है जिसके बिना मैं जी ना सकूं। सारे बिजनेसमैन आंखें फाड़े आदित्य को देख रहे थे। आज तक किसी की आदित्य से इतनी ज़्यादा कभी बात नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि आदित्य की आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है। अब आदित्य की नज़रें काव्या पर चली जाती हैं। काव्या एकटक बस आदित्य को देख रही थी। ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सही, दे दे मुझे वही ज़िंदगी। आ मेरे नज़दीक तू, ये फासले मुझको घेरे, है पता ये तुझे, ना जी सकूँगा बिन तेरे, फिर भी क्यों मुझसे जुदा। तू ही तो है मेरा सुकून, तू ही तो है मेरा जुनून। है ये पता जाना ही है, राहों से तेरी दूर मुझे, मुमकिन नहीं है मेरे लिए, पर भूलना ही होगा तुझे। इश्क के आगे हैं दो जहां, ए दिल ले चल मुझको वहां, जो बची मुझ में तेरी उन खुशबुओं से, तू कर रहा है तुझे अब मेरा अलविदा, अलविदा। फिर भी क्यों दिल कहता, तू ही तो है मेरा जुनून, तू ही तो है दिल का सुकून, तू है जिसके बिना मैं जी ना सकूं। आदित्य का गाना खत्म होते ही माहौल एकदम शांत हो जाता है, लेकिन कुछ ही वक्त में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। वहीं काव्या रोते हुए कमरे की तरफ भाग जाती है, जिसे कोई नहीं देखता। आदित्य भी काव्या के पीछे चला जाता है। आदित्य कमरे में जाकर देखता है तो काव्या बेड पर पेट के बल लेटी रो रही थी। आदित्य काव्या के बिल्कुल पास जाकर, वाइफी, काव्या रोते हुए, क्यों आप खुद को दर्द दे रहे हैं? हमसे आपका दर्द नहीं देखा जा रहा। आप हमारे बिना जी नहीं सकते और हम ज़्यादा दिन जी नहीं सकते। काव्या बेड पर बैठकर आदित्य को अपने पास बिठाती है, फिर उसके पूरे चेहरे को चूमती है। आदित्य बस काव्या को देख रहा था। काव्या फिर एक बार रोते हुए, नहीं देख सकती मैं आपको ऐसे दर्द में। आदित्य के आंसू भी अब गालों पर आ जाते हैं। आदित्य काव्या के सिर को अपने सिर से जोड़ते हुए कहता है, दर्द में नहीं देख सकती तो बोल दो ना कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ मेरे पास रहोगी। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा वाइफी, प्लीज़ तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। काव्या झटके से आदित्य के गले लगकर रोते हुए, मैं जीऊंगी, मैं आपके लिए जीऊंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके पास रहूंगी। काव्या ये बोल ही रही थी कि उसके कानों में एक आवाज़ गूंजती है, काव्या कुछ ही महीने में तुम्हारी डेथ हो जाएगी, बचने के कोई चांसेस नहीं है, अब कोई मेडिसिन भी काम नहीं आएगी। ये सुनते ही काव्या कसकर आदित्य को गले लगाकर रोते हुए कहती है, नहीं, मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे आपके साथ ज़िंदगी भर जीना है। मैं आपके लिए जीऊँगी, मैं आपके लिए मौत से भी लड़ जाऊँगी। बहुत देर तक आदित्य और काव्या के आंसू बहते रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे और काव्या बस एक ही बात को रिपीट किए जा रही थी कि मुझे जीना है। वहीं नीचे सब दोनों के अचानक गायब हो जाने से उन्हें ढूंढ रहे थे। सौरभ आदित्य के दर्द को अच्छी तरह से समझ रहा था। काव्या को अपना दर्द दिखाना उसके ट्रीटमेंट का ही एक हिस्सा है जो सौरभ अच्छी तरह से जानता था। सौरभ भी हॉस्पिटल में आदित्य के साथ था, तो उसे भी डॉक्टर की कही बातें अच्छे से याद थी। जब तक काव्या को ये एहसास नहीं हो जाता कि उसके मरने के साथ ही कोई है जो उसके साथ ही मर जाएगा, वो जीने की उम्मीद नहीं करेगी। इसीलिए उसे इस तरह से अपने दर्दों को जाहिर करो जिससे कि उसके जीने की चाहत बढ़ जाए। जैसे जैसे वो जीने की जिद करने लगेगी, वैसे ही वो अपनी मौत के रास्ते से वापस लौटने लगेगी। उसके लिए आपका दर्द ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। कमरे में काव्या आदित्य के आंसुओं को पोंछते हुए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हम अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। आज के बाद हम कोई दर्द आंखों में नहीं आने देंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। आदित्य अपने दर्दों को इस तरह से दिखा रहा था कि काव्या के पोंछने के बाद भी उसके आंसू बहे जा रहे थे। काव्या आदित्य के आंसुओं को बिल्कुल सह नहीं पा रही थी, इसीलिए वो आदित्य को डांटते हुए कहती है, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपने बहते आंसुओं को रोकिए, वरना मैं आपसे बिल्कुल शादी नहीं करूंगी और रूठ कर बैठ जाऊंगी, फिर आप मुझे मना नहीं पाएंगे। काव्या की प्यार भरी डांट से आदित्य मुस्कुराने लगता है। काव्या खुद के चेहरे को छूते हुए कहती है, आपकी वजह से मेरा सारा मेकअप खराब हो गया। पहली बार एक मेकअप ट्राई किया था, वो भी आपने बर्बाद कर दिया। कहते हुए काव्या छोटे बच्चों जैसा मुंह बना लेती है। आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, इसीलिए मैं सोच रहा था आज मेरी वाइफ ही इतनी बदसूरत कैसे दिख रही है। काव्या आदित्य के सीने पर मारते हुए, मैं बदसूरत दिख रही हूँ? आदित्य काव्या के हाथों को पकड़कर कहता है, हाँ
तुम आज बहुत 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 ज़्यादा बदसूरत दिख रही हो, क्योंकि अपनी खूबसूरती को तो तुमने इस मेकअप से ढक लिया। काव्या घूर कर आदित्य को देखती है तो आदित्य कहता है, चलो ठीक है, अब घूरना छोड़ो, आज हमारी इंगेजमेंट भी है, पहले इंगेजमेंट कर लें, फिर पूरी रात घूर लेना। ओके वाइफी, कहते हुए वो काव्या के गालों पे थपथपाता है।